नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम आधुनिक भारत का इतिहास का जो सेशन लेके चल रहे थे, आज बात करेंगे खिलाफत आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। देन आप लोग वनडे एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, क्या कारण था भारत में इसका, वो सारी चीज़ें बात करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भारत में स्टार्ट करने का श्रेय जैसे जाता है वो अली बंधु थे। दो लोग थे। एक का नाम था मोहम्मद अली और आपके शौकत अली। ये दोनों भाइयों को इसका श्रेय जाता है, अली बंधुओं को। क्यों? क्योंकि अगर कारण क्या था, वैसे तो भारत में इसका कुछ विशेष कारण नहीं था, लेकिन तुर्की में क्या हुआ था, जिनका एक खलीफा पद रहता है इस्लाम में एक, तो वो इनको सबसे बड़ा वो पद माना जाता है मुसलमानों में कि ये खलीफा पद। तो तुर्की के साम्राज्य से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक खलीफा पद था। तो उसके विरोध में वहाँ पे क्या होता है, जो मित्र राष्ट्र थे और जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, तो जो मित्र राष्ट्रों के से और आपके दूसरे सेट वो केंद्रीय राष्ट्र थे, दोनों लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो मित्र राष्ट्र क्या करते, उनके खलीफा के खिलाफ, तुर्की के खलीफा के खिलाफ वो युद्ध लड़ते। अब उसमें आपका कौन कौन थे मित्र राष्ट्र में? ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी था। देन आपका यूएसए की बात करें तो 1917 में आके यूएसए भी मिल गया था उसमें। तो यहाँ से मुसलमान लोग क्या हो गए थे, वो उनके खिलाफ हो रहे थे अंग्रेजों के, कि तुम वहाँ पे जाके हमारे तुर्की सम्राट जो खलीफा है उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी भारत में योजनाएं बनने लगी थी कि नहीं नहीं, हमारे जो इस्लामिक धर्म के जो खलीफा हैं उनको ये सब, उनके साथ ये नहीं करना चाहिए, उनका पद ख़त्म नहीं करना चाहिए, तुर्की को बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से उसी को लेके भारत में भी सोच आती है। और आपके दो भाई थे, अली बंदी मोहम्मद अली, शौकत अली, ये भारत में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत के मुस्लिम तुर्की को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा माना जाता है। ठीक है, ये स्टोरी उसी से कि इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, इसी वजह से। ठीक है, इसने जोर पकड़ लिया था और बहुत अच्छे से भारत में चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से जोर पकड़ रहा था, मतलब लोग, मुस्लिम लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे। फिर इसका जो इसमें गांधी जी को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो पहले तो मुस्लिम थे ही, अब हिंदू लोग भी इसमें जुड़ गए। गांधी जी का यहाँ टारगेट केवल एक ही था कि हिंदू मुस्लिम की हम एकता को बढ़ावा देंगे यहाँ से, और अंग्रेजों के खिलाफ अपना असहयोग प्रस्ताव लाएंगे या उनके खिलाफ अपनी जो रणनीति है वो बनाते रहेंगे। तो गांधी जी इसलिए इसमें सम्मिलित होते हैं। दिल्ली में ये 23 नवंबर 1919 में एक सम्मेलन होता है, खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता को पे गांधी जी करते हैं वहाँ पे, मतलब इनको यहाँ खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। तो हकीम अजमल खां और हाजिक उल मुल्क, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, गांधी जी के अगर इससे जुड़ने की बात करें कि उनका एक ही टारगेट था कि हम हिंदू मुस्लिमों की एकता को बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो भारत की जनता को इकट्ठा करना चाहते थे, एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे। गांधी जी का टारगेट यही था कि एकता होनी चाहिए। तो इससे क्या था कि खिलाफत आंदोलन में लोग तो, मुस्लिम तो पूरे जुड़ ही गए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ इंडिया, यहाँ से मुसलमानों को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, केवल ये आपके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए उसमें ब्रिटेन भी शामिल था। इस वजह से उनके खिलाफ यहाँ पे भारत में विद्रोह करते हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो गांधी जी जब जुड़ गए तो उनका काम है कि भारतीय जनता को एकता करना, उनके बीच को सभी लोगों को एक समान कर लेना। दिसंबर में इनको दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन में इसको और बढ़ावा मिला और लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे। ठीक है, हकीम अजमल खां थे जो इन्होंने अपनी हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया, जिनको अंग्रेजों ने 1908 में इनको एक ब्रिटेन ने एक पदवी दी थी। क्या थी पदवी आपकी? हाजिक उल मुल्क। तो उसको भी यहाँ से वो त्याग देते हैं। ठीक है, स्टोरी थी, फैक्ट केवल इसमें इतने ही थे। मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, जब भी एक राष्ट्रवादी नेता थे, जब इससे वो जुड़ते हैं और क्या करते हैं, जो खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के लिए विरोधी थे। मतलब उनका कहना था खिलाफत आंदोलन है उसके, हम देश की स्वतंत्रता से इसको नहीं जोड़ेंगे। केवल उनका, मैंने बताया, मुस्लिमों का केवल एक टारगेट था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो उनके जो इस्लामिक साम्राज्य का जो पद था खलीफा, उसको ख़त्म किया जा रहा था। इस वजह से, जैसे हम लोगों में धर्म गुरु होते हैं, है ना, सनातन धर्म के गुरु, इस टाइप से, तो वहाँ पे इनके लिए खलीफा पद था। तो वो इसके खिलाफ थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो किस आंदोलन के, मतलब कि राष्ट्रवादी आंदोलन को क्यों नहीं जोड़ना चाहते थे? वो खिलाफत आंदोलन से इसलिए नहीं जोड़ना चाहते थे कि वो इसका कह रहे थे ये अलग रहना चाहिए। जिन्ना ने गांधी जी से भी यही कहा था कि राजनीति में आप धर्म को मत डालो,
उनका कहना था कि ये राजनीति है तो इसमें धर्म को मत लाओ। मतलब ये भारत के अंदर राजनीति हो रही है, लेकिन जो बाहर हमारा दूसरों से ब्रिटेन के खिलाफ जो सरकार के हम जा रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि उसमें हमारा धर्म खतरे में है। खलीफा पद समाप्त कर दिया जाएगा तो इस्लाम धर्म को कोई वो नहीं रहेगा कि कोई आगे जा एक बड़ा पद है लोग इसका नेतृत्व करें। इस वजह से उन्होंने गांधी जी से भी कहा था राजनीति में धर्म को मत डालो, लेकिन गांधी जी का एक टारगेट था कि यूनिटी बनाना, लोगों को जोड़ना, हम अपने सेना इकट्ठी करेंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है, क्योंकि कुछ प्रमुख मुद्दों की बात होती है इसमें, ठीक है। अब ये मुद्दे क्या क्या थे, तो उन सारे मुद्दों की बात करते हैं कि जैसे कि हिंदू मुस्लिमों को यहाँ पे एकता दिखानी है। यहाँ पे तो गांधी जी ये सारी चीज़ें लाते हैं। और बात क्या हो जाती है कि जलियांवाला बाग कांड है ये, और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों में मदन मोहन मालवीय थे वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके मुद्दे लाए जाते हैं, और मुद्दों में केवल यही बात थी कि यूनिटी को बनाना। यहाँ पे ही ये जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंसा कर दी हम लोगों ने, तो वो इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक, ये गांधी जी के यहाँ विचार थे। सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है, ठीक है। अब ये कमेटी का गठन किस लिए, कि कैसे हमें अपने सारी चीज़ों को कैसे, मतलब क्या मांग करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी, अंग्रेजों से क्या डिमांड है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो एक खिलाफत कमेटी बनी थी, यहाँ पे मैंने बात की थी खिलाफत कमेटी का गठन होता है, उसमें जो सदस्य थे आपके शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे और हकीम अजमल खान थे, ठीक है। हजरत मोहिनी भी थे, डॉक्टर अंसारी। ये सारे खिलाफत कमेटी जो स्टार्टिंग में बनाई जाती है उसी के ये सब लोग सदस्य थे, ठीक है। तो ये हमारा था खिलाफत आंदोलन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था, सीधा सा कि अंग्रेजों का विरोध करना। विरोध कैसे करेंगे, उनके सामान यूज नहीं करेंगे, जैसे चाइना के विरोध करे थे जैसे अंग्रेजों का करें। गांधी जी के हिसाब से चलेंगे, अहिंसा से चलना है, मैं हिंसा से नहीं चलना। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रस्ताव किया जाता है, ठीक है। और सितंबर 1920 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। कब किया था, तो कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन का मतलब वो होता है कि कोई साल में वार्षिक तो अधिवेशन हो रहे थे, लेकिन आपने एक साल के अंदर जल्दी से कोई अधिवेशन बुला लिया कि सब लोग आए मीटिंग करें, तो वो विशेष अधिवेशन हो गया। तो कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था 1920 के। इसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं, वो रखते हैं अभी, लेकिन इसका विरोध कर देते हैं हमारे CR दास जी। CR दास इसका विरोध करते हैं, उनके हिसाब से वो कह रहे थे कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से इसमें नहीं है, लेकिन अब आगे हम देखेंगे CR दास जी इसको प्रस्तावित करते हैं। नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, असहयोग प्रस्ताव CR प्रस्तावित किया। यहाँ पे ये विशेषता सितंबर में दिसंबर में आ गया 1920 में असहयोग प्रस्ताव फिर किसके द्वारा किया जा रहा है, CR प्रस्तावित करते हैं। CR दास जी इसको फिर से लाते हैं, मतलब यहाँ पे इन्होंने विरोध किया, दिसंबर में इसको प्रस्तावित किया उन्होंने, ठीक है। गांधी जी ने 1915 में क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय उन्होंने अंग्रेजों से इनका वादा हुआ था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अंग्रेजों ने इनसे कहा था कि ठीक है हम तुम्हें आज़ाद भी कर सकते हैं या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, कुछ भी। तो यहाँ पे गांधी जी को ये भी कहा गया था कि सर्जेंट्स हैं ये, हैं भर्ती करने वाले दलाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिटिशों के खिलाफ हमारे हिंदू भाइयों को भेज दिया गया था। तो ठीक है, लेकिन उनका टारगेट दूसरा था। वो कहते थे ठीक है अभी इनकी मदद करते, उनको कहते थे नहीं नहीं दुश्मन को कमजोरी में मत मारना चाहिए, है ना। कहते थे अभी वो बेचारे लड़ रहे हैं, उनका अभी साथ दे दो, जब वो स्ट्रांग होके आएंगे सामने फिर उनसे हम लड़ेंगे अंग्रेजों से। चलिए अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये देखिए अंग्रेजों के खिलाफ एक टाइप से ऐसे लाया गया था जैसे हम लोगों ने चीन का विरोध किया था, वैसे यहाँ पे असहयोग करेंगे, मतलब उनके साथ रह के लेकिन उनका असहयोग करेंगे, उनकी चीज़ों का विरोध करना रहेगा। ये असहयोग आंदोलन कहलाएगा। गांधी जी द्वारा ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया जाता है, किनके द्वारा, गांधी जी द्वारा, ठीक है। और सितंबर 1920 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, ठीक है। कब किया था, ये विशेष अधिवेशन था वो आपका, गांधी जी द्वारा कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसको प्रस्तावित किया गया था। ये ध्यान रखना कि विशेष अधिवेशन था, ठीक है। नॉर्मल अधिवेशन होते हैं वो वार्षिकली बुलाए जाते हैं, एक साल में एक बार। विशेष का मतलब हो गया कि इसको कोई इमरजेंसी में बुलाना या साल भर के अंदर बुला लेना। इसका विरोध वहाँ पे CR दास जी करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें उन्हें कुछ कमियां लगी, वो इसका विरोध कर देते हैं,
ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नागपुर अधिवेशन दिसंबर, यहाँ सितंबर था 1920, यहाँ दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं। देखिए वहाँ पे वो विरोध कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको प्रस्तावित करते हैं। फिर गांधी जी 1915 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, एक मिनट, एक फैक्ट है आपका कि नागपुर के विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था, यहाँ पे व्यापक रूप से इसी के असहयोग के ऊपर अच्छे से चर्चा होती है सबसे पहले तो इस पर, ठीक है, ढेर सारी चर्चा होती है और इसका अनुसमर्थन भी किया जाता है। पश्चिमी भारत की बात करें कि पश्चिमी भारत में यहाँ पे इसको, पश्चिमी भारत, ठीक है, यहाँ पे इसको व्यापक बहुत अच्छे से बढ़ावा मिलता है, ठीक है, पश्चिमी भारत में इसको बहुत विस्तार होता रहता है इसका। और बंगाल, ये आपका बंगाल है, और उत्तरी भारत में मतलब ये अच्छे से जोर पकड़ रहा था, असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था, लोग जुड़ रहे थे, भारत से बहुत सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। इसी दौरान क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग अपने जो भी जॉब कर रहे थे, सरकारी न्यायालयों में काम कर रहे थे, सारे लोग सारी चीज़ें छोड़ के आ जाते और इसमें जुड़ जाते, मतलब आम जनता की भागीदारी बढ़ रही है इसमें। और ये लोग भी अपने सरकारी कामों से, न्यायालय में मोस्टली लोग वकील ही थे, वो सब लोग छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, इस सहयोग में जुड़ जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक वर्ष के भीतर, वो कहते हैं कि गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया, वो कहते हैं 1 साल के भीतर हम पूर्ण वो आपका स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, मतलब स्वराज प्राप्त करने की बात करते हैं, कह रहे 1 साल के अंदर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी ने ये फैक्ट का यहाँ पे कहा था, स्टेटमेंट ने कुछ उनके। इसके साथ ही सरकारी उपाधि कि जितने लोग थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, न्यायालय थे, जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे थे, सारी चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगते हैं। देसी को चीज़ों को बढ़ावा देना है, विदेशियों को हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। सफलताएं क्या थी, तो देश की जनता को एकजुट किया गया यहाँ पे, ठीक है, इकट्ठा किया। अब कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकता था कि यह कुछ मुट्ठी भर का लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब पहले क्या कह रहे थे लोग, ये कहते थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ मुट्ठी भर ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन अब नहीं था, अब क्या व्यापक स्तर पे भारत के सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा पश्चिम भारत में फैल ही रहा है, बंगाल में, उत्तर भारत में, तो सारी जगह से लोग, मतलब हम कह सकते हैं पूरे इंडिया से हमारे लोग इसमें जुड़ने लगे थे। लोग सरकारी जॉब छोड़ रहे थे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, सभी लोग इससे जुड़ रहे थे, ठीक है, ये हो गया। अब बात इसकी विशेषता क्या थी, तो जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराना था, कि जनता को बताया जाएगा कि आधुनिक राजनीति है क्या, उससे आप परिचय होंगे। और उनमें आज़ादी की भूख लाई। आज़ादी की भूख का मतलब हो गया कि हम अंग्रेजों को विरोध करेंगे, और एक जुनून सा लगता आ रहा था सभी के अंदर कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो आज़ादी होनी है, आज़ादी की भूख लगेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे। मुसलमानों की भागीदारी अच्छी रही इसमें, ठीक है, सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा मिला। आंदोलन कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, मतलब बोले तो ये इसमें आंदोलन में सब लोग जुड़ रहे थे, तो कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, इसमें ढेर सारे लोग जुड़ते जा रहे थे। और जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का डर भी खत्म हो रहा था, कि ये नहीं था कि ब्रिटिश शक्ति से लोग जो डरा रहे थे, पहले डरते रहते थे, तो डरते ऐसे रहेंगे। सरकारी ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम अकेला विरोध करेंगे वहाँ पे, तो सरकार क्या करेगी, हमें तो दबा ही लेगी, है ना, लोगों को दबा रही थी ऐसे। अब क्या हो, व्यापक स्तर पे पूरे भारत के सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनसे कुछ वो नहीं हो रहा है, लोग डर नहीं रहे थे कि सरकार कुछ हमारा कर लेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती। अब हम फर्स्ट बात करते हैं, गांधी जी 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या करते हैं, ब्रिटिश की मदद करते हैं, और इन्हीं को इसी के लिए केसरी हिंद की उपाधि भी दी जाती है गांधी जी को। यहाँ पे देखिए अंग्रेजों के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी जा रही है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद की, लेकिन भारतीय लोग इनको कहते हैं सर्जेंट। सर्जेंट मतलब भर्ती करने का, दलाल क्यों, क्योंकि इन्होंने भारतीय सैनिकों को उसमें भेजा था। तो लोग विरोध भी करेंगे, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के समाज में लोग रहते हैं, और वो अंग्रेज लोग इनको केसरी हिंद की उपाधि देते हैं। लेकिन ये असहयोग आंदोलन में गांधी जी इसको वापस कर देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। जमनालाल बजाज थे, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, ये भी इसको त्याग देते हैं, ठीक है, ओके ओके। बाल गंगाधर तिलक समर्थन करते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ असहयोग आंदोलन से बाल गंगाधर जुड़ते हैं, अच्छे खासा समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका तो नाम अच्छा था देश में। लेकिन क्या होता है, एक ही दिन जस्ट बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
अब मृत्यु हो जाती है, फिर इनके लिए एक फंड बनाया जाता है। फंड में ढेर सारे लोग पैसे, औरतें अपने गहना गुड़िया लाती हैं, सारा इकट्ठा कर देती हैं, लोग पैसे जोड़ रहे थे। और उस टाइम पे शायद लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। 1 करोड़ उस टाइम पे बहुत होता है, लेकिन वो पता नहीं चला था कहाँ गया, कांग्रेस लोग खा गए को खा गया, पता नहीं चला। ठीक, बेचारे वो तो चले गए, उन्हीं के नाम पे फंड बना दिया गया कि तिलक फंड है ये। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को उनकी डेथ हो जाती है। फिर एक कांड होता है, चोरी चोरा कांड। कहाँ होता है चोरी चोरा कांड? तो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है, चोरा चोरी कांड। ठीक है। और इसी बस यहाँ पे चोरा चोरी कांड में क्या होता है कि वही कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों पे अत्याचार किया जा रहा था। किसान गुस्सा के क्या करते हैं, इनकी चौकी में आग लगा देते हैं और ढेर सारे लोग जल के 20-22 लोग पुलिस वाले मर जाते हैं। तो गांधी जी यहाँ से बेचारे हताश हो जाते हैं, कहते हैं हम अहिंसा किसे आंदोलन चला रहे थे, आप हिंसा करने लगे। तो फिर वो इससे वापस हो जाते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्यों वापस ले लेते हैं? तो समझ गए, उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी, वो अहिंसावादी थे। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती है और आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। ओके, तो कहाँ पे लिया गया था? 12 फरवरी को। ओके, बापू ने बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। बापू जी देखो, एक खत्म करके दूसरा चालू कर देते हैं। यही असहयोग आंदोलन बहुत जोर तोर से बढ़ रहा था इंडिया में। अंग्रेज यहीं से भाग जाते कि इतना विरोध हो रहा था, लेकिन बापू जी ही थे, वन मैन बाउंड्री, तो वो हट जाते हैं पीछे, तो लोग फिर आंदोलन ही खत्म हो जाता है। और फिर वो यहाँ से बारदौली से ही सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते। 24 फरवरी 1922 को क्या होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में एक बैठक हुई। ठीक है, बैठक होती है। अब बैठक में क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई कि अब कोई कुछ नहीं करेगा। इसी दौरान क्या डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो कौन लाता है? डॉक्टर मुंजे लाते हैं गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं। टैगोर कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी ने कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही सर्वोत्तम उपाय है, या उसमें हम आग लगाएं। तो लेकिन हमारे टैगोर जी कहते हैं कि अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसको जला रहे हैं। गांधी जी कहते हैं उनकी होली जलाना, मतलब उनकी विदेशी चीज़ों की होली जलाना ही उनके साथ एक व्यवहार ऐसा ही करेंगे जब भी वो मानेंगे। लेकिन हमारे टैगोर जी कहते हैं ये अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है, इससे तो बर्बादी हो रही है, ऐसे थोड़ी कुछ किया जाता है। और वो टैगोर क्या कर ये इसी आंदोलन के, वो असहयोग आंदोलन के खिलाफ भी थे। वो इसी वजह से उनका दूसरा तरीका था, सब अपने अपने विचारों से चल रहे थे। उनका कहना था कि रचनात्मक कार्रवाई करें, विशेष महत्व प्रदान देंगे उससे, ऐसा नहीं कि उसको जलाएं। गांधी जी को लिखते हैं कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के विपरीत आप रचनात्मक कार्रवाई करें। ये टैगोर जी ने एक पत्र लिखा था, गांधी जी को कहा था आप विदेशी वस्तुओं की होली जलाने से अच्छा है कि उसकी रचनात्मक कार्रवाई करें। टैगोर विदेशी वस्त्रों के विरुद्ध थे, वो उन्होंने यही कहा कि अविवेकीपूर्ण ये निर्णय है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक के दौरान मतलब इसी के दौरान 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में इसकी स्थापना होती है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में इसकी स्थापना होती है। फिर यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़, इसकी 1920 में स्थापना होती है। बाद में इसको जामिया मिलिया इस्लामिया को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है कॉलेज। और आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और जहाँ पर वो 1919 से लेकर 1939 तक उसके कुलपति भी बने रहते हैं। ये था आज का आपका टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें कुछ समझ में आ रही होंगी। बस थोड़े से जो एक्स्ट्रा चीज़ें फैक्ट रहते हैं, वो जो यहाँ बोर्ड छोटा रहता है तो लिख नहीं पाते, तो उनको हम वहाँ से बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। 1-2 लाइनें मुझे याद आ रही, बहुत अच्छी सी है, कि जब कहते हैं कि जब भाग साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि हमें मेहनत साथ देगी, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। तो वही है, जब लग रहा है दोस्तों कि भाग नहीं दे रहा, साथ जॉब नहीं मिले, तो मेहनत करो, बेटर करो, उसी में कहीं ना कहीं कुछ तो साथ देगा ही लक। ओके, थैंक यू।